हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 का एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। आज के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी और एक फुल फ्लेश टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों का जीएस का। तो प्लीज़ आप लोगों को जो भी पॉइंट्स मिलते हैं गाइज उसको अपने नोट्स के साथ, अपने आंसर के साथ नोट डाउन करके रखिएगा और जो भी पॉइंट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा लगते हैं आपके पास हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियोस दी जाती हैं और उन्हीं के साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी के साथ अगर आप पेड बैच में एनरोल करते हैं तो आपको लाइव डाउट सेशंस दिए जाते हैं आपके डेली बेसिस पे और उसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी कराई जाती है फॉर द सेम डे। उसके बाद हमारा जीएस का यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक फुल फ्लेश बैच रन करता है जिसमें प्री प्लस मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन कराई जा रही है। बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज कराई जा रही है। हाईली रिकमेंडेड बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच चलता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है जो आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको उसका एनालिसिस भी दिया जाता है, करवाया जाता है। और एक पेड बैच भी आंसर राइटिंग का स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे आंसर राइटिंग कराई जाएगी, बेसिक से लेके आपको एडवांस तक। किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ आपको अच्छे से सिखाया जाएगा और आपको इवैल्यूएशन भी कराई जाएगी और इम्प्रूवमेंट्स भी आपको करवाई जाएगी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि आप मेंस रेडी हो जाओगे। तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और उनमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा क्वेश्चन है, मेंशन कोर स्ट्रैटेजीज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया and explain the nature of convergence, collaboration and competition for its success। भारत में आकांक्षी जिलों के परिवर्तन के लिए मुख्य रणनीतियों का उल्लेख करें और इसकी सफलता के लिए अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 1 से आता है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब वो डिस्ट्रिक्ट्स जो एस्पायर करते हैं, मतलब आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आकांक्षी जिलों की बात की जा रही है यहाँ पे कि उनको इंडिया को की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करना, जो कि वेलफेयर का काम करेंगी। क्योंकि स्टेट अगर अच्छी होंगी, स्टेट्स डेवलप करेंगी बेसिकली, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी कंट्री या हमारे भारत इंडिया भी डेवलप करेगी, क्योंकि इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स। तो जब वो स्टेट्स में डिवाइडेड है तो अगर स्टेट्स डेवलप करेंगी, स्टेट्स ग्रो करेंगी, तो पूरी की पूरी हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत है? स्टेट्स की ग्रोथ ज़रूरत है, स्टेट्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, आकांक्षी जिलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी हमें कोर स्ट्रैटेजीज बतानी है, मुख्य रणनीतियाँ बतानी हैं और उसका नेचर बताना है कि कुछ पॉइंट्स की टर्म बोल सकते हैं हम, टर्म्स यूज़ करके। कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण, कोलैबोरेशन सहयोग, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, इनसे या इनकी मदद से हम सक्सेस कैसे गेन कर सकते हैं, तो हमें ये बताना है हम कैसे सफलता पा सकते हैं। तो इन टर्म्स की हेल्प से हमें उसके नेचर को या सक्सेस, हम डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छा बना के, डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करके किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला, कोर स्ट्रैटेजीज
और दूसरा नेचर, जो हमें नेचर इन टर्म्स के रिगार्डिंग बताना है कि हम ये टर्म्स या ये चीज़ें यूज़ करके हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताएंगे, या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताएंगे। आफ्टर दैट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी मेन पार्ट की अगर बात करें तो उसमें कोर स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे। एंड देन अपने नेचर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स होना चाहिए, नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से सक्सेस फुल हो सकते हैं, या सक्सेस गेन की जा सकती है, डेवलपमेंट की जा सकती है। एंड में हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, तो हम उसके बारे में मेनली बताएंगे कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आकांक्षी जिला बनाना है या आकांक्षी जिलों में उनका बदलाव करना है, तो हमें उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका विकास करना होगा। कि जब सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कोई स्टेट, कोई जिला, कोई डिस्ट्रिक्ट जब ग्रो करेगी, उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप जो जितनी हमारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनको भी ग्रो करवाएगा। उसके बाद बात की गई है कि उसके लिए जो प्रोग्राम, इसके लिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम उठाए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, उनके लिए 5 चीज़ों पे फोकस किया जाना चाहिए। वो 5 चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। पहला, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण। दूसरा, एजुकेशन, शिक्षा। तीसरा, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, कृषि और जल संसाधन। चौथा, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। एंड और पांचवा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। तो अगर इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स अगर इन 5 फैक्टर्स पे, या इन जो 5 अभी हमने थीम्स की बात करी है, इन पे अगर फोकस किया जाएगा, इनमें डेवलपमेंट की जाएगी, इनका विकास किया जाएगा, इनको एक बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, हर एक पर्सन को इसका लाभ मिलेगा, तो क्या होगा, जो लोग हैं उनकी लाइफ अच्छी होगी और एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आर्थिक उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो इससे बेसिकली क्या होगा, सिटीजन्स की ग्रोथ होगी, सिटीजन्स की वेलबींग बढ़ेगी। उसी के साथ साथ क्या होगा, सिटीजन्स की अगर ग्राउंड लेवल से ही वेलबींग बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ेंगे तो स्टेट्स भी ग्रो करेंगी, स्टेट्स ग्रो करेंगी तो ऑटोमेटिकली पूरी इंडिया, हमारी पूरी कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो ये हमने करी अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात करें कोर स्ट्रैटेजीज की, या अब जब हम बॉडी पार्ट पे आएंगे तो उसमें हम अपनी जो क्वेश्चन की डिमांड है, कोर स्ट्रैटेजीज एंड दी नेचर ऑफ सक्सेस, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कोर स्ट्रैटेजीज या मुख्य रणनीतियाँ हमारी क्या होनी चाहिए। तो स्टेट्स एज मेन ड्राइवर्स, जैसे अभी हमने बात की कि हमारी कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो अगर स्टेट्स का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए स्टेट को एक मेन ड्राइवर बोला गया है, ठीक है। तो स्टेट एक मुख्य चालक के रूप में जब काम करता है, तो वो किस तरीके से काम करे कि सभी को उसका बेनिफिट हो और एक वेलफेयर की तरफ हमारी कंट्री जाए, और एक वेलफेयर हमारे सिटीजन्स के लिए हो। पहली चीज़, वर्क ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। अब क्या है कि जैसे इंडिया वेरियस स्टेट्स में डिवाइडेड है, सिमिलरली हर एक स्टेट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। तो स्टेट का काम ये होना चाहिए, स्टेट की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि वो अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ज़िले पे ध्यान दे, हर एक ज़िले के बेटरमेंट के लिए ध्यान दे। जिस ज़िले को, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक पैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कोई इक्वल है, कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रहा है तो, या एक डिस्ट्रिक्ट अगर अच्छे लेवल पे है, उसके सिटीजन्स अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे भी ऐसे ही हों।
तो जिस डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बट ऐसा नहीं है उसमें दूसरे को छोड़ना है। तो बेसिकली क्या बात की जा रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देना है कि हर किसी का वेलफेयर हो, हर किसी की डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट हम बात करें मेन डेवलपमेंट मेक डेवलपमेंट एज अ मास मूवमेंट इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, कि जिलों में विकास को जन आंदोलन के रूप में बनाएं, कि जो हमारे ज़िले हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट को इस तरीके से लें कि वहाँ पे लोग भी इंक्लूडेड हो, एक मास डेवलपमेंट हो, मास मूवमेंट हो, कि हर कोई वहाँ पे एनकरेज्ड है, मोटिवेटेड है कि अपनी बेटरमेंट के लिए। अगर लोग, क्योंकि विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन, विदाउट देयर सपोर्ट, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको करना, अगर लोग साथ देंगे, लोग भी काम करेंगे उसके साथ, तो क्या होगा, वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, हर पॉलिसी, हर काम, हर प्रोग्राम अच्छे से चल पाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन है जैसे, तो स्वच्छ भारत मिशन का बेसिक एम क्या है कि क्लीनलीनेस हो, स्वच्छता हो हर जगह। लेकिन अगर स्टेट तो काम कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स में स्वच्छता रहे, स्वच्छ भारत मिशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, क्लीनलीनेस हो, ताकि डिजीजेस भी कम होंगी। लेकिन अगर वहाँ के लोग वहाँ पे इतने एनकरेज्ड ही नहीं हैं, मोटिवेटेड ही नहीं हैं, वो वहाँ पे सपोर्ट कर ही नहीं रहे, अगर कि वो साफ सफाई रख ही नहीं रहे, तो क्या कितना स्टेट कर सकती है। जब तक लोग वहाँ पे कोलैबोरेट नहीं करेंगे, लोग मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक इस मिशन को सक्सेसफुल तरीके से पूरा कर पाना या इसका एम अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वही बात की जा रही है कि एक मास मूवमेंट की तरह काम करना है, मास मूवमेंट चलानी है, जिससे कि डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। वही सेम बात जो अभी हमने करी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स इक्वल लेवल पे हैं। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होंगी जिनकी वेलबींग या वहाँ के सिटीजन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, वहाँ का एक एनवायरनमेंट अच्छा है, और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होंगी कि जिनका बहुत लो है, मतलब उनमें इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स का क्या मतलब है, कि जो डिस्ट्रिक्ट्स कम है, जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, कम डेवलप्ड हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स, तो उन पे उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उनको ढूंढना है, समझना है, और वहाँ की हर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ देखनी है कि कौन सी कितनी डेवलप्ड है, किस डिस्ट्रिक्ट को कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसी तरीके से एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर चलाना चाहिए। डेवलपमेंट उसी हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट की जानी चाहिए, उसकी बात की जा रही है। तो क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है कि हर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ को देख के स्ट्रैटेजी बनानी है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि यहाँ पे हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेजर प्रोग्रेस एंड रैंक डिस्ट्रिक्ट्स टू स्पर अ सेंस ऑफ कंपटीशन। अब अगर हम नॉर्मल बात करें तो स्कूल्स में भी या कॉलेजेस में जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशंस होती है, उससे हमें हमारी प्रोग्रेस की पता चलती है कि हमने कितनी चीज़ें समझी हैं, कितना हमने सीखा है, हमें वो पता चलता है। और उसमें क्या होता है, जो रैंकिंग होती है या मार्क्स की किसके कितने ज़्यादा हैं, तो क्या होता है, अगर कुछ मार्क्स से या देखा होगा सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होल्डर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रखते हैं कि हमें फर्स्ट आना है, वी हैव टू बी इन द फ्रंट। तो क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जब कंपटीशन की बात आ जाती है, रैंकिंग की बात आ जाती है, तो हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट ये सोचेगा कि हम फर्स्ट पे आए और हमारी रैंकिंग अच्छी से अच्छी आए। कि अगर स्टेट ये स्ट्रैटेजी लेके चलती है कि कितनी प्रोग्रेस है, वो उसको देखेगी हर डिस्ट्रिक्ट की, कि किस तरीके से प्लान्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी वहाँ पे अच्छी कंडीशंस है, उस हिसाब से रैंक भी दिया जाएगा। जैसे अगर अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर स्वच्छ भारत मिशन इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट अगर ये स्ट्रैटेजी रखती है, ये बोलती है कि एवरी मंथ एक रैंकिंग होगी
और पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट ने कितनी प्रोग्रेस किया है, लास्ट टाइम वहाँ पे क्या सिचुएशंस थी, क्या कंडीशंस थी, गार्बेज की है या रोड्स की है या वहाँ के वाटर की है, स्टैग्नेशन की है। और नेक्स्ट मंथ वो आके देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से वो उसकी प्रोग्रेस नोट करेंगे। और फिर जब सारे डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोग्रेस देखी जाएगी तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जाएगा कि कौन सी फर्स्ट पे है, कौन सी सेकंड पे है, कौन सी लास्ट पे है। तो उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ कंपटीशन होगा। तो उससे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चीज़ आएगी, उनमें ये मोटिवेशन आएगी कि वी हैव टू बी ऑन द फर्स्ट, हमें फर्स्ट रैंक अटेन करनी ही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी ही होगी। नेक्स्ट हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स शेल एस्पायर टू बिकम स्टेट्स बेस्ट टू नेशंस बेस्ट। अब जैसे हमने रैंकिंग की बात करी, तो जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पे होंगी उनका क्या मतलब है कि वो उस स्टेट की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरीके से भी बनाना है, इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, या डिस्ट्रिक्ट्स में इतना इनकरेजमेंट, इतना मोटिवेशन लेके आना है कि जब वो स्टेट की बेस्ट बनती हैं तो उनमें ये मोटिवेशन आए, ये इनकरेजमेंट आए कि अब हमें नेशन की बेस्ट बनना है, नेशन की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनना है, फर्स्ट रैंक होल्डर बनना है, कि जो हर चीज़ में डेवलपमेंट के मामले में, बेटरमेंट के मामले में अच्छा है, फर्स्ट पे है। तो उससे क्या होगा कि अगर सारी डिस्ट्रिक्ट्स इस चीज़ के लिए काम करेंगी, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी, तो डिस्ट्रिक्ट्स की भी डेवलपमेंट होगी, लोगों का भी अच्छा होगा, लोगों के बेनिफिट में होगा, सिटीजन्स का वेलफेयर होगा, स्टेट की डेवलपमेंट होगी एंड कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी, पूरे नेशन की डेवलपमेंट होगी, राइट। फिर हमसे बात की गई थी, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, उसमें किसकी बात की गई थी, 3 टर्म्स गिवन थे हमें, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। तो अगर हम इन कोर प्रिंसिपल्स पे इन्हीं की बात करते हैं, तो हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। कन्वर्जेंस, हमें डेवलपमेंट के लिए ये देखना है, जैसे कि क्या होता है, सेंट्रल स्कीम्स अलग होती हैं और स्टेट अपनी स्कीम्स अलग बनाती है, मतलब सेम चीज़ पे नहीं। जैसे कि 7 शेड्यूल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट मेंशन्ड है और उन लिस्ट में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिन पे कि जो सेंट्रल लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में, उसमें सेंटर लॉज बनाती है, स्कीम्स डेवलप करती है, और जो स्टेट लिस्ट में उस पर स्टेट बनाती है। तो हमें इस तरीके से करना है कि हम स्टेट की स्कीम्स और जो सेंटर की स्कीम्स हैं उनको मर्ज करके काम करें, उनको मिला जुला के, कि सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हुए सभी का लाभ उठाते हुए काम करें। उससे क्या होगा कि जो ऑल ओवर जो सेंटर की स्कीम्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनका भी बेनिफिट हो पाएगा, और जो स्टेट की है उससे भी बेनिफिट हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का क्या मतलब है, जब मिलजुल के, कोलैबोरेशन मतलब सबके सहयोग से जब काम करते हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं, जैसे अभी बात की थी स्वच्छ भारत मिशन में, कि अगर स्टेट कितना भी अच्छा करेगी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, या डिस्ट्रिक्ट्स की अथॉरिटीज़ जो हैं वो सोचेंगे अच्छा करने के लिए, लेकिन जब तक लोग ही वहाँ पे मोटिवेटेड नहीं है, लोग ही नहीं काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है। तो लोगों का सहयोग, लोगों की कोलैबोरेशन, उनका कॉपरेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोग, जनता के साथ साथ जो केंद्र के अधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सहयोग, कि वो वहाँ पे अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें। स्टेट के जो फंक्शनरीज हैं, राज्य के जो अधिकारी हैं, उन लोगों का सहयोग, और जो डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट के, ज़िले के अधिकारी हैं, उनका सहयोग। जब सब मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो काम होने से कोई नहीं रोक सकता, वो प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता, होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे इन टर्म्स की बात की जा रही है कि कन्वर्जेंस में स्कीम्स इकट्ठी हो जाएंगी तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और उनका बेनिफिट होगा। कोलैबोरेशन में सब एक ही ऑब्जेक्टिव लेके, एक ही एम पे फोकस करके काम करेंगे, मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तो वो काम होगा ही होगा, वो प्रोग्रेस होनी ही है, वो डेवलपमेंट होनी ही है। नेक्स्ट,
तीसरे हमें जो बात की गई थी वो थी कंपटीशन की। तो अभी जो हमने देखा कि जब डिस्ट्रिक्ट्स में कंपटीशन होता है उनको पता है कि उनको रैंकिंग मिलने वाली है, तो एक वो अपने अंदर से एनकरेजमेंट आती है कि हमें अच्छा करना है, हमें इस चीज़ को करना है ताकि इस बार हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो, हम इस बार फर्स्ट रैंक पे आएंगे ही आएंगे, हमें फर्स्ट रैंक अचीव करना है। तो वो क्या होती है, वो जब अंदर से ये मोटिवेशन, ये एनकरेजमेंट आती है तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कंपटीशन होना, प्रतिस्पर्धा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने क्या बात की कि हमें जो कोर प्रिंसिपल्स बनाने हैं या स्ट्रैटेजीज बनानी है वो हमें इन तीनों को लेके बनानी है। तो अब इन तीनों को हम ये देखेंगे, जो हमसे दूसरी चीज़ पूछी गई थी कि इनका क्या नेचर होना चाहिए, किस तरीके से यूज़ किए जाने चाहिए, तो हम उसके नेचर के बारे में बताएंगे इन तीनों को लेके। सबसे पहली चीज़ कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, मतलब जो वहाँ के ज़िले हैं, उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो क्या होने चाहिए, कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव। मतलब मेन ड्राइवर हमने किसकी बात करी थी कि जो मेन मुख्य चालक है, मेन ड्राइवर है, वो स्टेट होती है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो ऐसा करना चाहिए कि सेंटर और स्टेट वो मिलजुल के काम करे डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोग्रेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स को ऊपर उठाने के लिए। अगर वो मिलजुल के काम करेंगे तो वो काम ज़रूर होगा, राइट। और ये चीज़ नीति आयोग ने भी बोली थी कि नीति आयोग ने क्या कहा कि स्टेट मेन ड्राइवर है तो उनके साथ मिलके एक एज अ प्रोडक्ट काम करना है, उनके साथ मिलके काम करना है, सबके सहयोग से काम होना चाहिए। नेक्स्ट कि इसकी के साथ साथ जैसे इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अथॉरिटीज़ बनी हुई है, हर एक चीज़ के लिए हेड्स बने हुए हैं, सबको अपने टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइंड हैं। तो उनको अच्छे से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिलजुल के, एक अच्छे सहयोग के साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। अगर वो उसको निभाएंगे, मतलब एक उनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उनको प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेट किया जाए, अगर वो अच्छे से करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोग्रेस होगी। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसे एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, कि वो जो ऑफिसर होगा वो किस रैंक का होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक का एक ऑफिशियल नॉमिनेट किया जा सकता है, जो कि हर मिनिस्ट्री का देखेगा या हर बंदा किस तरीके से कोलैबोरेशन में वर्क करे और डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस के लिए काम करे। नेक्स्ट, स्टेट से ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि एक कमिटी फॉर्म की जाए, किसके अंडर, किसके नीचे आनी चाहिए वो कमिटी, चीफ सेक्रेटरी के नीचे एक कमिटी एस्टैब्लिश हो, जो कि इस चीज़ का ध्यान रखे, इस चीज़ का एनालिसिस करे कि जो भी प्रोग्राम्स, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। और उसके लिए नोडल ऑफिसर्स या फिर प्रभारी ऑफिसर्स जो हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया, उनको भी अपॉइंट किया गया, ताकि कहीं पे भी काम रुकना ना नहीं चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगी, उससे बनी रहेगी कि वो ऑफिसर्स क्या रखेंगे, वो चेक रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों पे प्रॉपर एनालिसिस होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। फिर जो कमिटी है, एक जो एम्पावर्ड कमिटी, जो ये अच्छे से एक कमिटी चीफ सेक्रेटरी के अंडर बनाई जाएगी, उसमें सीईओ होने चाहिए, जो सीईओ उस कमिटी की वर्किंग को भी देखेंगे प्रॉपर तरीके से। नीति आयोग ने भी इस चीज़ को बताया है, इस चीज़ को ध्यान, मतलब एक मेंशन किया है नीति आयोग ने इस चीज़ को कि कन्वर्जेंस, मतलब जो सेंट्रल, केंद्र की और राज्यों की बात करते हैं, तो वो जो अपनी स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज़ लेके आते हैं उनको मिला जुला के इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिला जुला के इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो प्रभारी ऑफिसर्स हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स के, वो क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक इश्यूज़ के बारे में देखेंगे। जो स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स हैं वो इश्यूज़ के बारे में देखेंगे और प्रॉपर तरीके से उनको रिजॉल्व करेंगे, हर स्कीम इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे। तो क्या होगा कि प्रोग्रेस पे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस अचीव की जा सकती है, डेवलपमेंट की जा सकती है हर डिस्ट्रिक्ट की और ओवरऑल स्टेट की। फिर बात की गई है
वही नीति आयोग ने कंपटीशन की बात करी कि डेल्टा रैंकिंग रिलीज की जाए हर डिस्ट्रिक्ट को लेके कि उन वो किस एस्पेक्ट में किन किन थीम्स पे वो अच्छा वर्क कर रही है, किस चीज़ में उनकी क्या रैंकिंग्स हैं। जब वो रैंकिंग दी जाएगी तो एक कंपटीशन आएगा, प्रतिस्पर्धा होगी, उससे सब एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे अच्छे से काम करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगी कि अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक पे आएगी तो क्या होगा, उन्हीं का काम अप्रिशिएट किया जाएगा, वो लोग उस चीज़ में अच्छे दिखेंगे, तो उसके लिए वो भी अपनी डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस करेंगे, वहाँ के सिटीजन्स भी काम करेंगे। तो नीति आयोग ने भी इस चीज़ को ध्यान में दिया, इस चीज़ को मेंशन किया। तो ये हमने बात की नेचर की। उसमें भी हमने नेचर में बेसिकली हमने क्या किया कि कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस और कंपटीशन को हमने वेरियस एस्पेक्ट्स में बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है, कि ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, कमिटीज़ बिठाई जा सकती हैं। तो और हमने नीति आयोग के बारे में भी बात की कि नीति आयोग ने किस तरीके से इन चीज़ों को मेंशन किया है और पॉइंट आउट किया है। एट दी एंड कंक्लूजन में हम ये डालेंगे, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक बहुत पुअर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी। तो हमें वो रैंक इम्प्रूव करना है। पुअर रैंक का मतलब ये होता है कि अगर हम वेरियस डिफरेंट स्टेट्स की बात करें या फिर हम स्टेट के अंदर ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बहुत डिफरेंस है, मतलब पैरिटी ही नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा, कोई स्टेट बहुत कम डेवलप्ड है। कुछ डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और वहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कम डेवलप्ड हैं। तो हमें उनको पैरिटी पे लेके आना है, और ये चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से साफ पता चलती है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो हमें उनको एक इक्वल लेवल पे लेके आना है। इक्वल लेवल पे लेके आने के लिए अगर हम अपनी गवर्नेंस को अच्छा करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, कि डिस्ट्रिक्ट से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड लेवल्स की डेवलपमेंट होगी, हर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल होगी अपने वर्क्स के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट्स की प्लस स्टेट्स की प्लस कंप्लीट नेशन की डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो या फिर आप लोगों को कुछ सजेशंस हो इम्प्रूवमेंट्स के लिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो एंड करते हुए मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच चलता है जिसमें रेगुलर बेसिस पे वीडियोस दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप पेड बैच लेते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस प्लस रिवीजन भी कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। जीएस बैच रन करता है हमारा यूपीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से हाईली रिकमेंडेड गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप अगर डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो आपका प्री भी और मेन भी ज़रूर निकलेगा, आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहाँ पे करवाई जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग बैच रन करता है गाइज, एक हमारा फ्री बैच है जिसमें आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और एट नाइट 8 PM रात को 8 बजे आपको उसका एनालिसिस भी करवाया जाता है। और पेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग का, जिसमें आपकी बहुत हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर राइटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।